ब्लॉकचेन के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसीज को देख लिया कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, क्या यूज़ होता है। तो हम क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा और जानते हैं, वो किसके थ्रू। दो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं हमारे आज मतलब ट्रेंडिंग में, बिटकॉइन और इथेरियम। तो उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में देखते हैं। तो बिटकॉइन क्या है ना, बिटकॉइन सबसे पहले तो आया कब था, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो कि मतलब जो जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसने कभी अपनी आइडेंटिटी बताई नहीं। और उसने अपना खुद का नाम मतलब सतोशी नाकामोटो अपने नाम से एज अ लॉन्च कर दिया इसको। लेकिन अपनी कोई रियल आइडेंटिटी नहीं बताई कि अकेला बंदा था या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, नहीं। ये आज तक पता नहीं चला कि कहाँ था, कैसे आया, कुछ पता नहीं चला। बट ये मार्केट में लॉन्च हो गया और इसका यूज़ हो रहा है। तो इसका मेन, इसने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी ना, इसने बीच की जो इंटरमीडिएटरी होते हैं ना, उनको उसको बीच में से हटा दिया। जैसे कि बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जैसे किसी की करेंसी मनी ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो इसने क्या करा, बीच में दो पार्टीज को आपस में मनी अगर ट्रांसफर करनी है तो दो पार्टीज को ही इन्वॉल्व हो रही हैं उसमें। तो तीसरी पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। अगर ए को बी पे ट्रांसफर करनी है कुछ मनी, तो ए बी को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी बैंक और एनी गवर्नमेंट। मतलब कोई पार्ट मतलब अथॉरिटी लेनी नहीं किसी से, ना किसी से पूछना है, मतलब कुछ है नहीं, इंटरमीडिएट है नहीं बीच में। तो बिटकॉइन ने ये इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस कुछ फीचर्स हैं जो बिटकॉइन पे काम करते हैं। तो बिटकॉइन से जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मतलब जिसमें शायद मल्टीपल नोड्स होते हैं और वो सारे सारे ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। बाबा कॉल बैक करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन में इसका यूज होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जिस मतलब ब्लॉकचेन की क्या डेफिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। ठीक है, सारे रिकॉर्ड वहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और इसमें एक कुछ टर्म्स आती हैं, उसे देख लेते हैं। एक आती है माइनिंग। तो माइनिंग क्या होती है, तो माइनिंग जैसे कि समझते हैं, तो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में अगर कभी सुना हो, या इथीरियम माइनिंग। तो इसमें होता क्या है ना कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ए ने बी को मनी ट्रांसफर करी, तो फिर जब ट्रांसफर करी तो इसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है, वैलिडेट करते हैं, कौन करते हैं, नोड्स। नोड वैलिडेट करते हैं। तो जब नोड जो वैलिडेट करते हैं, तो फिर वो अपनी सिस्टम का यूज़ करते हैं। उनका बहुत हाई क्वालिफाइड सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उनकी, मतलब होता है अच्छा खासा सिस्टम। तो फिर अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो वो जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, तो करने के बाद जब वो वेरीफाई होता है और वो ब्लॉक चेन में मेरा ऐड हो जाता है, तो उसके बाद तो जो माइनर्स होते हैं, नोड्स होती है, तो उनको क्या होता है ना, एक रिवॉर्ड मिलता है। तो वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलता है, वो उन्हीं बिटकॉइंस के फॉर्म में मिलता है। अगर बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो अगर उसने बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को माइन करा है, माइनिंग मतलब वैलिडेट करना, नॉर्मल सिंपल, उसको वैलिडेट करना, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग हुई और उस नोड को या उस पर्सन को जो भी है, क्या मिल जाएगा, एक रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिल जाएगा, एक कुछ अमाउंट ऑफ बीटीसी मतलब बिटकॉइंस मिल जाएंगे। तो उसी को ही माइनिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, एंड द फर्स्ट माइनर टू सॉल्व द पजल रिसीव अ रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूली क्रिएटेड बिटकॉइंस। ठीक है, तो जितनी बार माइनिंग होती रहेगी और वो बिटकॉइंस क्रिएटेड होते रहेंगे। अब ये तो नहीं है कि माइनिंग करते रहो और फिर भाई साहब ये तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, बिटकॉइन क्रिएट होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अनलिमिटेड है, उनकी एक कैपेसिटी है। मैक्सिमम मैक्सिमम बिटकॉइन की कैपेसिटी कितनी है, 21 मिलियन कॉइन जनरेट हो सकते हैं। इससे क्या चीज़ होता है ना, अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग उसको एज अ एसेट के तौर पर स्टोर करके रखेंगे, अपने पास होल्ड करके रखेंगे। तो इसका यहाँ पे ये एडवांटेज मिल जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ताकि जब देखेंगे, जब प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अपने हिसाब से वो बाय सेल करेंगे। जो भी ट्रेडिंग है वो अलग बात है, लेकिन मेन ये है कि लिमिटेड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से लोग उसको होल्ड करके रखते हैं, करेंसीज को, बिटकॉइन को। अब सिक्योरिटी कैसे होगी, ट्रांजैक्शन जो हुआ उसको कौन वैलिडेट करता है, सेंडर वैलिडेट करता है। सेंडर वैलिडेट करता है, और कैसे, ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के थ्रू उसको साइफर कर दिया जाता है ट्रांजैक्शन की, कोई भी उसको रीड ना कर पाए। यहाँ पे लिखा भी है, सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम दैट इंश्योर दैट द इंटीग्रिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ द ब्लॉकचेन। और कौन उसको साइन करता है, सेंडर साइन करता है, सेंडर वेरीफाई करता है। और नोड उसको, नहीं, सेंडर उसको साइन करता है और नोड उसको वेरीफाई करता है। और इसमें एक चीज और है कि सूडोनिमस, सूडोनिमस मतलब
जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, ए ने बी को मनी ट्रांसफर करी, यहाँ पे ए की आइडेंटिटी और बी की आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हो रही है, पता ये पे पता भी नहीं चलेगा कि ए कौन है दो और बी कौन है। जो दोनों पर्सन है उन दोनों को आपस में भी एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता। यहाँ पे ये सूडोनिमस का मतलब ये है, मतलब इसमें कोई ऐसी आईडी नहीं होती कि जिससे तुम पता कर पाओगे कि ये यूजर ये है, ये यूजर ये है। इसमें एक एक स्ट्रिंग होती है जो कि एज अ एड्रेस पब्लिक की कहते हैं। उस पे वो एड्रेस हम दे देते हैं, उस एड्रेस से यूजर को आइडेंटिफाई करा करा जाता है, तो आइडेंटिफाई नहीं करा जाता, उस एड्रेस पे ही मनी ट्रांसफर करी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यूजर्स आर आइडेंटिफाई बाय देयर पब्लिक एड्रेस, मतलब एक पब्लिक एड्रेस होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, विच आर अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, रदर देन देयर रियल नेम, मतलब रियल नेम नहीं होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जिससे कि उनको आइडेंटिफाई करा जा सके, बस। तो सूडोनिमस हो गया। और इसके बारे में अब देखते हैं हम इथीरियम। तो हमने बिटकॉइन के बारे में बेसिक देख लिया क्या क्या है। अब देखते हैं इथीरियम। तो इथीरियम में इथीरियम, बिटकॉइन तो है ही, तो इथीरियम आया, इसने क्या क्या नया किया। तो इथीरियम क्या आया, इथीरियम किसने प्रपोज किया था, विटालिक ने किया था, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ। तो इसका कहना ये था ना कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ी एक एक इंडस्ट्री है। तो इसका इसने करा क्या, जैसे कि अभी हम बिटकॉइन किस लिए यूज कर रहे थे, सिर्फ करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे थे। तो इसने यूं बोला कि अगर जब डिसेंट्रलाइजेशन है, इम्यूटेबल है और पब्लिकली अवेलेबल भी है, तो इसका यूज करके हम कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं बना देते, हम ऐसी कुछ बनाते हैं, ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो। जैसे कि आज हम कुछ भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वो सेंट्रलाइज है, तो हमारा डेटा उस सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास है, तो वो जब चाहे हमारी आइडेंटिटी को ब्लॉक कर सकता है, या हमारे डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है जब जब वो चाहे। तो यही चीज को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था ट्रस्ट इशू, तो अभी हमें देखा जाए तो ट्रस्ट इशू है उन सेटेलाइट सर्वर पे। अब कोई हैक करके हमारा डाटा निकाल के कुछ ऐसा डाटा लीक कर दे जो कि लीक नहीं होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे इथीरियम आया। तो इथीरियम ने क्या करा कि एप्लीकेशंस को, मतलब अपने डी ऐप, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन बनाना चालू करा। इसमें हम कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो कि ब्लॉकचेन पर ही रन कर रही हैं। देख रहे हो, मतलब हम क्या यूज कर रहे थे, सिर्फ क्रिप्टो बिटकॉइन को ट्रांसफर करने के लिए, बट इथीरियम ने क्या करा, एप्लीकेशन ही रन करा दी उसके ब्लॉकचेन के ऊपर, एप्लीकेशन रन कर रही है अब। तो वो कैसे कर रही है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन को ब्लॉकचेन पर रन कराने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जस्ट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जैसे कि हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फाइल होती है, वैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी फाइल होती है। ठीक है, अगर इथीरियम की बात कर रहे हैं तो इथीरियम में सॉलिडिटी की फाइल होती है, एक डॉट एस करके लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है। तो वो फाइल होती है, वो फाइल कहाँ पे डिप्लॉय होती है, हमारे इथीरियम पे, इथीरियम की चेन पे, इथीरियम की ब्लॉक चेन पे। तो वहाँ पे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गई। अब हम जो जो भी काम करेंगे, जैसे कि बिटकॉइन में क्या है, सिर्फ मनी ट्रांसफर कर रहे थे, अब इथीरियम में हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी एग्रीमेंट बना सकते हैं, जो मतलब कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, कुछ भी चीज जो कि क्या है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट। द इथेरियम ब्लॉकचेन अलाउ डेवलपर टू डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देख लिया हमने। इनेबल ऑटोमेटेड एंड ट्रस्टलेस ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएटरी, वही चीज कि इसमें कोई इंटरमीडिएटरी है नहीं, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है नहीं कि जो कि हमारे डेटा को साइफर कर पाए, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि डिसेंट्रलाइज सर्वर पे रन कर रही है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो करते हैं हम। अब ईथर क्या है और ईटीएच, ईथर या ईटीएच, तो ईथर ईटीएच क्या है, दोनों सेम ही है। जैसे कि बिटकॉइन की चेन पे एक हम बिटकॉइन है, ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है, उसकी करेंसी बीटीसी उसकी करेंसी है। तो वैसे इथीरियम की चेन पे इथीरियम की नेटिव करेंसी है ईथर, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईटीएच। तो ईटीएच का काम क्या होता है, तो ईटीएच का काम काम ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए हम थोड़ी सी एक गैस फी पे करते हैं माइनर्स को। ठीक है, तो जो जो फीस होती है ना, वो फीस ईथर की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, या कुछ भी जैसे कि मनी ट्रांसफर करना हो इथीरियम की चेन पे, तो वो ईथर की फॉर्म में ट्रांसफर होगी। ठीक है, या जो जो माइनर्स होते हैं जो माइन करेंगे नोड्स को, जो माइन करेंगे, जो नोड्स होंगे वो माइन करेंगे ब्लॉक्स को, उन्हें उन्हें जो रिवॉर्ड मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, ईथर के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे ईथर एक नेटिव करेंसी है इथीरियम ब्लॉकचेन की, बस।
डिसेंट्रलाइज ऐप मतलब जो हमने शुरू में देखा था, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पर रन कर रही है। ठीक है, द डी ऐप कैन बी अरेंज फॉर, मतलब कुछ भी बना सकते हैं आजकल। नॉर्मली ज़्यादा जो फेमस है वो है डीफाई एंड एनएफटीज, डिजिटल एसेट्स जो कि हम बना रहे हैं आजकल। डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब तुम्हें लोन लेना हो, ब्याज पे पैसे देने हो या लेने हो, या एनएफटीज के साथ जो ट्रेंडिंग में है, देखेंगे एनएफटीज क्या होती हैं और बाकी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जैसे कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट है, वैसे ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, उनका यूज़ करके हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो दो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ये सारे काम करती है। और इसमें क्या है, इथीरियम वर्चुअल मशीन। इथीरियम वर्चुअल मशीन क्या है? इथीरियम वर्चुअल मशीन इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट दैट इनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इथीरियम नेटवर्क। मतलब क्या है, हमारी इथीरियम नेटवर्क पे क्या है, इथीरियम के ऊपर हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉय करते हैं, जैसे कि हम कोई भी कोड लिखते हैं किसी फाइल में, तो उसको रन कराने के लिए कंपाइलर की नीड होती है। कंपाइलर तो कंपाइल करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सेम सेम चीज़ यहाँ इथीरियम में भी है। तो इथीरियम में क्या है, ईवीएम होती है, इथीरियम वर्चुअल मशीन। तो उसका क्या काम होता है, जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड है ना, उसको रन कराने का काम होता है बस ब्लॉकचेन पे। इसका काम इतना ही है बस। जो डिप्लॉयड ब्लॉकचेन है, जो डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रन कराने का काम होता है मेरा इथीरियम वर्चुअल मशीन का। गैस गैस अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि मुझे मनी ट्रांसफ़र करनी है अपने से किसी दूसरे को, तो फिर मैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए जो अमाउंट है वो तो पे करूँगा ही करूँगा, और एक छोटा सा एक मिनिमम अमाउंट गैस फी भी ऐड करूँगा उसके अंदर। गैस फी भी मुझे पे करनी होगी, ताकि ताकि जो माइनर्स हैं, जो वैलिडेटर हैं, वो मेरे ट्रांजेक्शन को पिक करें और उसको माइन करें। माइन करने के बाद वो जो गैस फीस है वो एज अ रिवॉर्ड वो लेके जाएंगे, क्योंकि माइन कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उसे ही कहते हैं गैस फीस। गैस फीस क्या है, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए जो फीस देते हैं हम, उसे ही गैस फीस कहते हैं। अब और इसके इथीरियम पे कौन सा अभी कंसेंसस वर्क कर रहा है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। अर्लियर, पहले हम इथीरियम पे क्या था, प्रूफ ऑफ वर्क वर्क कंसेंसस यूज होता था, बाय बट आफ्टर इथीरियम 2.0 हम प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज करते हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक का क्या मतलब होता है? प्रूफ ऑफ स्टेक का ये मतलब होता है कि वैलिडेट कौन कर पाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ईथर होंगे, उसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये हमने देख लिया आज इथीरियम और ब्लॉकचेन के बारे में, बिल्कुल बेसिक्स। आप फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर मिलते हैं।